हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीडीपी क्लासेस। देखिए, आज हम समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये डे 7 का पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे। टॉपिक ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इस वजह से पहले मैंने समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे को पढ़ाना ज़रूरी समझा और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कल डिस्कस कर लेंगे। और मैं इसकी एक बात और बता दूं, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट में कोई थ्योरी नहीं है। अगर आप इसको समझने चाहें तो बस ऐसे समझ सकते हैं, ये समाज में जो लिंग धारणा है महिला और पुरुष के बीच के अंतर को बताता है, लेकिन कुछ संबंध में ये समाज के संदर्भ में रूढ़िवादिता को भी दर्शाता है, जिसको हम स्टीरियोटाइपिंग बेसिकली बोलते हैं। और स्टीरियोटाइपिंग तो देखिए हमें अपने समाज से दूर करना ही करना है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है, जब भी हम जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, हमें रूढ़िवादिता नहीं अपनानी, बिल्कुल नहीं अपनानी, स्टीरियोटाइपिंग नॉट। जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ आपका वही आंसर होगा। अभी हम आगे चल के देख लेंगे। और इसके अलावा इसमें क्या है कि जो जेंडर पर्सपेक्टिव है वो हमारे दो बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं, एक पूर्वाग्रह और दूसरा मनोवृत्ति। मनोवृत्ति तो चलो ये तो एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है कि भाई ठीक है, समाज और समूह में क्या नीति है वो चलो मान रहे हैं जो सही है। लेकिन जो पूर्वाग्रह आप मतलब लॉजिकल, मतलब पहले ही जो तार्किक आधार है कुछ भी, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तार्किक आधार पे आप कुछ भी कि ये लड़के मतलब मैथ्स में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या लड़कियां केवल घर का काम ही कर सकते हैं, तो ये सब स्टीरियोटाइपिंग है। इट्स ऑल रूढ़िवादिता। और जो पूर्वाग्रह है कि तार्किक कौशलों के आधार पर कुछ भी डिसाइड करना, तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। बस यही 2-3 चीज़ों को बेस मान के ध्यान रखना है। आप इसमें 3 टर्म याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइपिंग। हर क्वेश्चन में आपको यही मिलेंगी तीनों टर्म, और यही तीनों टर्म हमें निकाल लेनी है, बस वही हमारा आंसर होगा। अभी हम 1 बाय 1 देख भी लेते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी पढ़ने में टाइम वेस्ट ही करना होगा। तो आप बस ये 3 टर्म ध्यान रखिएगा। कोई भी किसी को डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या कोई क्वेश्चन किसी के पास है वो इन तीनों टर्म से उसे लगता है कि नहीं सोल्व हो रहा है, तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए, अबाउट द टॉपिक हमने डिस्कशन कर ही लिया है। बस 3 टर्म आपको याद रखनी है, स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह और मनोवृत्ति। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जेंडर क्या है, ये 2019 में पूछा गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक आर्थिक अवधारणा है, सामाजिक है, नहीं है, जैविक है। जेंडर लिंग एक जैविक ही है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। अगर यहाँ पे होता कि इसको कैसा इसका बिहेवियर है, तो देखिए वहाँ पे लर्नड बिहेवियर आएगा। ये दोनों बातों में आप डिफरेंस समझिएगा। अगर खाली पूछा जेंडर क्या है तो वो एक जैविक निर्धारक है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर पूछा जाएगा तो वो एक लर्नड बिहेवियर है, एक अर्जित बिहेवियर है। तो यहाँ पे जो हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए 5 मिनट की क्लास है, 5 मिनट में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन इससे आता है केवल और केवल, वो भी सीडीपी में बनता है, किसी और सब्जेक्ट की पेडागोजी में नहीं बनता। और ये जितने भी 8-10 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी, आप इसको पढ़ के वो एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेंगे। और कहीं किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए फटाफट देखते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। मैंने अभी बताया कि अगर कहीं भी इस तरीके की बात आती है तो लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है क्या? ये नहीं। लड़के लड़कियों में भेद कर रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता भी मैंने बताया था, जहाँ भी ये टर्म आ जाएंगी वही आपके आंसर है। तो ये रूढ़िवादिता को ही दर्शा रहा है कि लड़कों को बोलता है कि लड़कियों जैसा व्यवहार करो, लड़कियां मत बनो, तो रूढ़िवादिता को दर्शाते। तो 20 द करेक्ट आंसर ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल की प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये भी अगेन क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। समानता कुछ नहीं है, चुनौती कुछ नहीं देता, कम भी नहीं करते तो बढ़ावा ही देता है उल्टा। तो 20 द करेक्ट आंसर ईयर। चलिए आगे देखते हैं। आप देखेंगे मिले जुले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये भी मैंने वो क्वेश्चंस निकाले हैं जो थोड़ा तो एटलीस्ट डिफरेंट हो, मतलब जिनकी वर्डिंग्स तो एटलीस्ट सेम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चे किसको छोड़कर सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? देखिए, संस्कृति से बिल्कुल करते हैं, मीडिया से करते हैं, सामाजिक करते हैं, लेकिन ट्यूशन से बच्चा केवल ज्ञान अर्जित कर सकता है, उसके अलावा कोई भी वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं कर सकता। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए देख लेते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित, अगर लड़कों को ही प्रोत्साहित करेंगे तो इससे हमारी कोई भी जेंडर रूढ़िवादिता कम नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाएं में रखना चाहिए। बिल्कुल, जब हम साथ लेकर चलेंगे दोनों को, तभी हमारी रूढ़िवादिता कम हो सकती है, रूढ़िबद्धता कम हो सकती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सी और डी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करो। कक्षा में जेंडर लिंग विभेद क्या होता है? पढ़ लेते हैं फटाफट। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष अभ्यर्थियों के वृद्धि उन्मुख। देखिए, विभेद कारण क्या हो सकता है? विभेद का कारण हमें यहाँ जानना है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षक के द्वारा अधिक किया जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। डी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। तो सी और डी तो वैसे ही क्लैश हो जाते हैं। ए और बी में देख लेते हैं एक बार दोबारा से। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बिल्कुल, अगर विभेद करेंगे तो यही कारण बनेगा, इसके अलावा और कोई कारण नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये क्या दर्शा रहा है? अगर लड़कियों को वरीयता दे रहा है तो वो भी लैंगिक पूर्वाग्रह का ही एक उदाहरण है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं यही दिमाग में बैठा लिया कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकती है वो लड़कियां ही कर सकती है। ये भी अगेन रूढ़िवादिता ही है एक तरीके की। तो इन सब चीज़ों को हमें दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना बिल्कुल प्रभावशाली नहीं हो सकता। अगर आप लड़के लड़कों का समूह बना देंगे, लड़के लड़कियों का बना देंगे, कहाँ से प्रभावशाली हुआ? क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये सही है। चलिए, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? अभी बताया था रूढ़िवादिता, रूढ़िबद्धता, ये जहाँ भी आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। बी आप टिक कर लीजिए यहाँ पे। देखिए, बस आपको यही ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। आपको जहाँ भी जेंडर वर्ड आप देख लेंगे, आपको दो टर्म ये याद रखनी है कि जेंडर लिंग और जो है हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर को डिनोट करते हैं, और जो इनके बिहेवियर है वो लर्न बिहेवियर को डिनोट करते हैं। दूसरा आपको ये याद रखना है कि स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िवादिता नहीं अपनानी, और पूर्वाग्रह और मनोवृत्ति के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेना। बस ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, उसी के बेसिस पे कैसा भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल हम दूसरी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ मिलेंगे। उसकी थ्योरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर देखेंगे, और फिर एज यूजुअल PYQs को सॉल्व करेंगे। और जो सोल्ड पेपर की सीरीज़ है वो आज शाम से शुरू हो जाएगी। कल रिकॉर्ड हो गई थी कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अपलोड नहीं कर पाए उसको, लेकिन हाँ आज इवनिंग में वो अपलोड कर दी जाएगी टाइम से। तो आप सोल्ड पेपर की सीरीज़ देखना ना भूलेगा, और उसको प्रैक्टिस सेट की तरह अगर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पे आपको वो पेपर पूरा मिल जाएगा विद आंसर की। चलिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।